हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग अपना आज एक नया न्यूमेरिकल पार्ट आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। इसके पहले भी लगभग 8 पार्ट हम लोग इस चैप्टर के आपके बीच में ला चुके हैं बेटा। तो ये आज का हमारा एक अगला पार्ट है जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज फिर डिस्कस करेंगे। तो आज का बेटा पहला जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी। ये जो बेटा पॉइंट पी है ना, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन ने तो ये कहा है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस एट ए एंड बी, यानी ए पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है। कितना है ये है +2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, और बी पर कितना रखा हुआ देखिए, यहाँ पर रखा हुआ है -10 टू द पावर -8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या है बेटा, इन दोनों चार्जेस के कारण इस वाले पर नेट फोर्स कितना लग रहा है हमको ये निकालना होगा। एक प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, ये कूलम में है तो माइक्रोकूलम में है, तो ऐसा करते हैं इसको भी माइक्रोकूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से आपको उसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमने आपको पहले समझाया था। सिमिलरली आप बेटा एक चीज और देखेंगे, सेंटीमीटर में देखो ये कूलम में आ गया तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे आप 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, इधर इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो सारे के सारे वैल्यूज आप देख सकते हैं अब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि इस पर नेट फोर्स कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको 2 चीजें समझनी है बेटा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। और क्या होगा, ये P वाला पार्टिकल इधर की तरफ रिपेल होगा। इसको आप क्या मान ले, चलिए इसको Fa मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो वो चूंकि ये देखिए ज्यादा है ना मैग्नीट्यूड में, तो ये उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, सिमिलरली ठीक उसी समय क्या होगा बेटा, देखिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होगा, यानी इधर डाउनवर्ड एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। लेट दैट फोर्स बी Fb। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब हमने आपको बताया था जब किसी पॉइंट पर 2 अलग अलग डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगते हैं तो क्या होता है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना वो रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होता है। अब रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इन दोनों के बीच में ही लगेगी, यानी यहाँ कहीं पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स F लगने वाला है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, FR लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब आप देखिए अगर आप किसी तरीके से FA और FB को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट यानी FR निकालने का फॉर्मूला बेटा ऑलरेडी हमको पता ही है, दैट इज FA² प्लस FB² प्लस 2FA FB और cos थीटा। यानी कि इस वाले फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट फोर्स तब कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम अभी क्या करेंगे बेटा, FA और FB कैलकुलेट करेंगे, उन वैल्यूज को यहाँ प्लेस करके सॉल्व करेंगे एंड देन हमें क्या मिलेगा बेटा, FR मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन बेटा, इसके सॉल्यूशन के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स। किस किस के बीच में बेटा, फोर्स बिटवीन +2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा किसका, कूलम्स लॉ का, दैट इज Q1 Q2 by R²। F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R²। जो वैल्यूज पता है वो पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 के बदले ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और Q2 के बदले 10 टू द पावर -6 अपॉन क्या है बेटा, R²। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर आप इसको और सिंपलीफाई करें तो 10 टू द पावर -1 हो गया ना। देखिए ये पावर 1 थी, इनका बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर -1 मीटर बन जाएगा। तो 10 टू द पावर -1 मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, पावर सॉल्व करते हैं, 9 टू जा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -6 है, तो अभी क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज -14। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2 बन जाएगा।
ठीक है, ये देखिए। अब ऐसा करते हैं, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास एफ ए यहां से क्या निकल के आ जाएगा 18 इंटू ये इन दोनों को सॉल्व करने पर -5 आ जाएगा, ठीक है। और अभी आप 10⁻2 को ऊपर ले गए तो +2 बन जाएगा। तो यहां से आपको एफ ए क्या मिलने वाला है, एफ ए इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा बेटा एफ ए का वैल्यू आ गया। तो ये एफ ए का जो वैल्यू है, अभी हम यहां लिख लेते हैं इस एफ ए की वैल्यू को, ठीक है, दैट इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब अगर हम किसी तरीके से एफ बी भी कैलकुलेट करें और एफ बी और एफ ए का वैल्यू लाके इधर पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा जो हमें यहाँ पर निकाल के लाना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें एफ बी कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटा जब हम एफ बी कैलकुलेट करेंगे तो एफ बी निकालने के लिए हमें फोर्स किस किस के बीच निकालना होगा, ये इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच में। यानी क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे एफ बी किस किस के बीच में निकालेंगे, -10⁻⁻8 कूलम और 10⁻⁻6 कूलम के बीच में हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो वैल्यूज आपको पता है वैल्यूज पुट करेंगे आप, डिस्टेंस पता है 9 इंटू 10⁻9, अभी Q1 के बदले -10। ये देखिए साइन यहाँ पर मत लीजिए, साइन केवल क्या शो करता है, नेचर शो करने के लिए होता है बेटा, ठीक है, इसलिए साइन को इस्तेमाल मत करेंगे आप। 10⁻⁻8 आ जाएगा और 10⁻⁻6 हो जाएगा और अपॉन में r² है बेटा, डिस्टेंस कितना है बीच का, 5 इंटू 10⁻²। तो 5 इंटू 10⁻² का आपने स्क्वायर भी कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस बार क्या है, 9 तो एज इट इज रखेंगे आप, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 14 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10⁻⁵ और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 10⁻² यहाँ ऑलरेडी है तो 10⁻⁴ ये बनेगा। इस चीज को हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 9/25 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁴ ये हम एफ बी निकाल रहे हैं बेटा। तो यहाँ से एफ बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 9/25 को भी ऐसे ही रख के चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 10⁻⁵ ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास एफ बी का वैल्यू आ गया। चलिए अभी हमारे पास क्या है, एफ बी का वैल्यू आ गया, एफ ए का वैल्यू भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पिक करेंगे और ला करके इस फॉर्मूले में अपनी हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब आप चलते हैं फॉर्मूले के पास और फॉर्मूले में जाके वैल्यू पुट करते हैं। चलिए बेटा, तो हमने एफ ए और एफ बी का वैल्यू अब तक कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारे पास एफ ए का वैल्यू कितना था, दैट इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन और अभी हमने एफ बी निकाला 9/25 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, ये वैल्यू आई है ना। अब इन वैल्यूज को आपको पिक करके बेटा मैंने कहा इसमें पुट करना है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी होंगी। वो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको भी समझाता हूँ। फिलहाल जो वैल्यूज हैं वो पुट कर लेते हैं, 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब आप देखिए बेटा, एफ ए में -3 पावर है, यहाँ पर -1 पावर है, शायद आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो ऐसा करिए, इस फ्रैक्शनल सिंबल को रिमूव करेंगे। जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 0.36 आ जाएगा ये, ठीक है। 10⁻⁻1 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, +2 इंटू एफ ए कितना है 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, तो -3 लिखेंगे और ये 0.36 इंटू 10⁻1 इंटू, अभी देखिए थोड़ा सा और, यहां पर cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा के बदले वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए एफ ए और एफ के बी के बीच में एंगल कितना बना 90 बना ना, क्योंकि हमें जो डायग्राम गिवन था, डायग्राम में यहाँ एंगल 90 था, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो फिलहाल क्या होगा, ये पूरा पोर्शन तो आपके लिए कितना हो गया बेटा 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, cos 90 0 है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वहां पर 0 मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी 18 इंटू 10⁻³ मैं क्या सोच रहा हूं कि इधर भी मैं 10⁻³ कर सकता हूं, ताकि मैं 10⁻³ वाला पूरा का पूरा सिंबल कॉमन लेकर के बाहर आ सकता हूं, ठीक है।
चलिए, तो अभी हमारे पास क्या है, यहां से पावर 3 करने के लिए इसको 36 इंटू 10 की पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? देखिए पॉइंट रिमूव करके वहां पर पावर इंक्रीज कर दी है। वो कैसे किया एक बार समझ लीजिए। पॉइंट 36 को 36 बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 100 से डिवाइड भी करना होगा। और यहाँ पर देखिए 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, सॉरी -1 है यहाँ पर अभी, और इसका स्क्वायर कर रखा हमने -1। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 36 हो गया, लेकिन जो ये अपॉन में 100 था ये ऊपर जाके 10 की पावर -2 बनेगा, है ना। और ये जब पावर ऐड होंगे तो 10 की पावर -3। तो इस तरीके से हम इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर के नंबर को डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसको 10 की पावर -3 में कर लिया, इसको स्क्वायर रहने दिया, उधर की टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई। बल्कि इसको अभी ऐसा करते हैं, इसको भी हम ऐसा कर लेते हैं 18 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 18 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के बाद आपका एक वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं हम कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अभी 18 का स्क्वायर हम रहने देते हैं, ये 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 36 का स्क्वायर रहने देते हैं, और इसको भी हम लोग 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो प्लस के इधर से और प्लस के उधर से हम देख सकते हैं 10 की पावर -3 क्या आ रहा है, पूरा का पूरा बेटा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम रूट के बाहर ले आते हैं। अब अंदर बचेगा 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास वैल्यू 10 की पावर -2 न्यूटन ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये आपको क्या आएगा बेटा, जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कहां लग रहा होगा, 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होगा। ठीक है ना, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर जो आपको यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया है। इसको आप 18 का स्क्वायर इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। चलिए, तो ये है बेटा आज का हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जिसे हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक बार जरा फटाफट सब लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle। एक equilateral triangle है, उसके vertices पर Q1, Q2, Q3 3 चार्जेस रखे हैं। तो ऐसा करते हैं कि equilateral triangle यहाँ पर बना के देखते हैं। ठीक है, let this be an equilateral triangle, और इसके vertices पर Q1, Q2 और Q3 3 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, वर्टिसेस का नाम इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ABCD कुछ कहा नहीं, तो हम अपने मन से लिख लेते हैं, लेट दिस बी A, B एंड C। आगे बढ़ते हैं, ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड L, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा, L, L और L। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q हैविंग सेम साइन एज Q। देखिए जो इनका नेचर है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करना है। वैसे भी क्वेश्चन ने क्या कहा है, Q1, Q2, Q3 तीनों किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। अब इनका कोई साइन तो गिवन नहीं है, तो लेट दिस बी पॉजिटिव, है ना। तो कैपिटल Q भी कैसा नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल Q कहाँ रखा है, कैपिटल Q हैविंग द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, सॉरी अलजेब्रा नहीं, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं बेटा, तो ज्योमेट्री में हम लोगों को ये सेंट्रोइड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं, ये आपको सिखाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट भी सेंट्रोइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट दिस बी O। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q रखा हुआ है, और हमें बेटा इस कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स निकालना है। थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, थोड़ा सोचते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा। इसका फोर्स जो है ना वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, इस तरीके से देखो, ध्यान से देखो, लेट दिस बी F1। क्यों डाउनवर्ड जा रहा होगा,
देखिए दोनों सेम चार्जेस के हैं ना, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर रिपल्सिव तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। देखिए बेटा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर निकालना है, तो हमारे लिए ये वाला फोर्स मैटर करता है, वो वाला फोर्स मैटर नहीं करता। तो जो ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ। सिमिलरली Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी Q को उधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा इस तरीके से, लेट दिस बी F2। और इसी तरीके से जो Q3 है ना वो इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, लेट दैट फोर्स बी F3। अब देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पर रखा हुआ चार्ज Q है ना उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स कैसे निकाला जाए इसका, टोटल फोर्स हम कैसे इसका कैलकुलेट करें, ये हमें यहाँ पर समझना है। वैसे तो इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं जिससे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि हम क्लास 12 का सिलेबस कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी क्लास 12 में क्या होता है बेटा, पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। हम वहाँ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो शायद मार्क्स हमें कंसीडर ना हो, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है बेटा, हमें F2, F3 और F1 का वैल्यू निकाल देना है। इनकी वैल्यू निकाल करके हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्यों रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है कि हमने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जब एक पॉइंट पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई हो जाएं, मल्टीपल चार्ज फोर्सेस लग जाएं, तो वहां पर आपको एक फोर्स निकालना होता है, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। वही हमको यहाँ निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आपको जब फोर्स निकालना है तो आपको F2 जैसे निकालना है, तो F2 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है कि नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हमको पता होना चाहिए। लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है? नहीं पता है। सिमिलरली इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता और इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको नहीं पता है। तो अभी आप क्या करेंगे बेटा, अभी आप इनके BO, OC और AO के बीच का डिस्टेंस पहले निकालेंगे। जब आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगा तब जाकर के आप क्या करेंगे, तब जाकर के आप इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखना चाहें तो आपको दिखेगा कि ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे ही इधर बन रहा है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करेंगे वो डिस्टेंस निकालने में, ठीक। तो हम लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं बेटा इसमें, इन ट्रायंगल यहाँ पर एक पॉइंट हम D मान लेते थोड़ी देर के लिए, इन ट्रायंगल ADC यूजिंग, क्या यूज करें बेटा हम लोग, देखिए ये L है, ये L/2 है ना, ये L/2 है ना। देखिए ये पूरा, जब आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल मान रहे हैं तो जो लाइन सेंट्रॉइड से आएगी मिड पॉइंट पे कट करेगी, ये L/2 हो गया और इसको हमें यहाँ पर निकालना है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, L² = L/2 का स्क्वायर प्लस हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है बेटा। ये पूरी लेंथ अगर हमको मिल जाएगी तो हम उस लेंथ से उनके बीच का डिस्टेंस फिर निकाल सकते हैं। तो L² - L²/4 = AD²। एलसीएम लेंगे आप तो ये कितना जाएगा, 3L² = AD²। स्क्वायर को इधर भेजेंगे बेटा तो AD क्या आ जाएगा आपके पास, देखेंगे अगर ध्यान से आप तो √3L² / 4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो L √3/2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। यानी ये जो पूरा आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला है ना, बाकी चीजें आप भूल जाइए। ये जो पूरा डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो कितना है बेटा, L √3/2। लेकिन बेटा हमें इस पूरे डिस्टेंस की जरूरत तो है ही नहीं, हमें तो सिर्फ कितना फोर्स, कितना डिस्टेंस चाहिए, ये देखिए जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक का। हमको तो क्या चाहिए, AO चाहिए बेटा ना। तो हम AO कैसे निकालेंगे, तो जो AO होता है बेटा ये 2/3 ऑफ AD होगा, ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये पूरे डिस्टेंस का कितना होगा, 2/3 होगा। तो 2/3 ऑफ का मतलब इनटू, और AD की वैल्यू आप निकाल ही रहे हैं, क्या निकाला आपने, ये वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, ये इससे कटा तो L/√3, ये आपको इनके बीच का डिस्टेंस मिला है। अब अगर इसके बीच का डिस्टेंस L/√3 है तो ये भी L/√3 होगा और ये भी L/√3 ही होगा। इज दैट क्लियर? अगर इनके बीच का डिस्टेंस मिल गया तो अब आपके पास मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी आपको क्या करना है कि इनके बीच का सिर्फ फोर्स आपको निकाल देना है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमने क्या किया बेटा, ये L था, इसको L/2 माना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये डिस्टेंस पूरा निकाला, दैट इज L √3/2।
ज्योमेट्री कहती है कि जब आप सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो पूरे डिस्टेंस का, जिसे आप एल्टीट्यूड कह सकते हैं, उसका 2/3 होता है। 2/3 ऑफ द एडी कर दिया तो ये L/√3 आ गया। ठीक, यही L/√3 हमारे लिए इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक एक करके इनके बीच का फोर्स निकालेंगे और फिर अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं? F1 निकालते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए 1/4π को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में ही चलेंगे। ठीक है, चलिए ये इसको ऐसे रहने दिया। Q1 के बदले क्या आ जाएगा? चलिए मान लीजिए F1 निकाल रहे हैं तो Q1 के बदले क्या ले लेंगे आप? Q ले लेंगे। Q ले लेंगे क्यों? क्योंकि उसने कहा है Q1 की वैल्यू कितनी है? Q है। और Q2 क्या करेंगे? Q2 वो है चार्ज जो सेकंड वाला, दैट इज कैपिटल Q अपॉन r²। r कितना है? L/√3 का स्क्वायर करेंगे आप, तो F1 कितना आ गया यहाँ से? 1/4πε0 बेटा, ये 3 ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये F1 आ गया। ठीक है, F2 कितना आएगा? आप खुद समझ सकते हैं F2 कितना आएगा। भैया F2 निकालने के लिए आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस L/√3 है, चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, तो F2 निकालने की जरूरत क्या है? हम सिमिलरली करके भी काम चला सकते हैं। सिमिलरली F2 इक्वल्स टू 1/4πε0 अपॉन L²। और इसी तरीके से हम F3 भी निकाल सकते हैं अपॉन L²। ठीक है, अब यहां पर आपको 3 फोर्सेस मिल गए। 3 फोर्सेस में से किन्हीं 2 फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो नहीं निकल सकता ना, तो 2 फोर्स ले लेते हैं। तो अब जरा डायग्राम को देखें ध्यान से, किन का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से इधर देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हैं वो 3 फोर्सेस जो अलग अलग डायरेक्शन में आपके Q पार्टिकल पर लग रहे हैं, ये जो अभी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने बाकी सब यहां से इरेज करके हटा दिया, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पर रखा हुआ है Q, अब इसके ऊपर ये 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3। अब इन 3 में से बेटा आप किन्हीं भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, चाहे तो इन दोनों का निकाल दें, चाहे इन दोनों का निकाल दें, और चाहे इन दोनों का निकाल दें। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप इनका ही 2 निकालें, कोई भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें। चलिए मान लीजिए आप F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं, F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब यहां से जब आप रिजल्टेंट निकालने चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे FR रिजल्टेंट फोर्स किस किस के बीच का? F2 और F2² प्लस F3² प्लस 2F2 F3 cos थीटा। अब यहां पर एक छोटी सी कंडीशन आपके साथ ही आगे अटकेगी बेटा। अब आपको ये समझ में आएगा कि आपके बीच में यहां पर थीटा की वैल्यू तो है ही। मैं ये वैल्यू यहां लिख लेता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे। आपके पास देखिए यहां पर cos थीटा है क्या इन दोनों के बीच का फोर्स है, सॉरी एंगल है आपके बीच में। तो आपको बेटा ये एंगल कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे होंगे हम आपको समझाते हैं। ये एक लाइन थी पूरी, देखें आप, और ये भी पूरी एक लाइन थी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चूंकि ट्रायंगल पूरा इक्विलेटरल है तो ये पूरा कितना होगा? 60 डिग्री। हाफ कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये पूरा कितना है बेटा? 60, तो ये कितना होगा? 30। ऊपर के एंगल को छोड़ दीजिए, हमें तो बेटा सिर्फ इस ट्रायंगल से मतलब है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, ट्रायंगल के अंदर का एंगल निकाल दूं, तो फिर वही एंगल वाला भी होगा। ये 30 है, वो 30 है, वो कितना होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? ये बेटा 120 होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। 30 30 60, 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो यहाँ थीटा कितना पुट करेंगे आप जब आप वैल्यू पुट करेंगे? तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए जरा। जैसे आप देख सकते हैं कि F2 F1 सब इक्वल थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको ना F2 ले लेता हूँ। लीजिए F2², इसको भी रिप्लेस करके F2 कर लेता हूँ, और ये भी F2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos 120 बन जाएगा। अब ये cos 120 का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप cos 120 का वैल्यू निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? क्वाड्रेंट रूल में जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसा किया।
एक और काम कर दिया, F2 का स्क्वायर कॉमन भी ले लिया, ये बचा 1, ये बचा 1, ये 2। cos 120 की वैल्यू क्या होगी? अब इसको फिर ब्रेक करेंगे क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, है ना। जितना लोग को आता है, हमने पहले की वीडियोस में भी किया है, उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं आता एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए बेटा, cos 120 की वैल्यू निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना होगा cos 180 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस cos थीटा आ जाएगा। क्यों? 180 माइनस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट वेयर cos इज नेगेटिव, इसलिए माइनस cos थीटा। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? पुट कीजिए वही वैल्यू जो sin 30 की थी 1/2, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगी? माइनस 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2। ये 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से देखिए अभी स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये F2 बाहर आ गया, F2 क्या आ गया? बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 1 + 1 और -1 कट गया, ये माइनस था ना, कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल आ गया? F2 के इक्वल आ गया। और F2 कितना था? 1/4πε0 × 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L² आ गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स Fr है दैट इज इक्वल टू F2। और F2 किसके इक्वल था? F1 के इक्वल था। हमने भी प्रूफ किया ना बेटा, अभी हमने F1, F2, F3 तीनों का वैल्यू निकाला, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा था। इसका मतलब F2 किसके इक्वल है? F1 के इक्वल। F1 किसके इक्वल है? F3 के इक्वल। तो हम डायरेक्ट यहां से ऐसा कर लें कि Fr = F1, ठीक है। तो Fr का वैल्यू कितना जाएगा? 1/4πε0 × Q 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L², ठीक है। ये किसकी आ गई वैल्यू? Fr की वैल्यू आ गई, ठीक। और अभी हमारे पास Fr का वैल्यू आ गया। अब जरा यहाँ डायग्राम में दोबारा देख लेते हैं, एक बार मैं डायग्राम दोबारा इरेज कर देता हूँ। तो ये था आपका वो सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है। एक फोर्स यहाँ लगा था, एक फोर्स यहाँ लगा था, ये F3 था, ये F2 था, ये नीचे F1 लगा था। आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो वो कहाँ आएगा? इधर आएगा ना Fr, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा, Fr और F1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन कर रहे हैं। वो ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। तो चलते हैं कहां पर? फाइनल आंसर की तरफ। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q कैसे निकालेंगे? देख रहे हैं दोनों फोर्सेस कैसे एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं। तो क्या करेंगे आप? Fr माइनस F1 करेंगे। जब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो माइनस करेंगे। 1/4πε0 3q कैपिटल Q अपॉन L² माइनस 1/4πε0 3q स्मॉल q अपॉन। अब आप इस पूरे को कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल फोर्स F आना था, जिसे आपने रिजल्टेंट फोर्स कहा था, दैट इज 0। यानी कि Q पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स कितना है बेटा? दैट इज 0। तो ये था हमारे आज के सेकंड वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल क्या है। चलिए तो बेटा ये है हमारा आज का लास्ट और तीसरा न्यूमेरिकल जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरिंग अ चार्ज -q इज मूविंग अराउंड द चार्ज +q2 along a circular path of radius r। तो पहले ऐसा करते हैं, एक सर्कुलर पाथ तैयार करते हैं जिसका रेडियस r होना चाहिए। यहाँ पर अंदर -q1 रखा है जिसका मास m है, और सॉरी मेरे ख्याल से q2 कहाँ रखा है? बीच में रखा है, ठीक है। q2 बीच में है, तो यहाँ पर q2 है, और जो -q1 है जिसका मास m है वो इसकी चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्व कर रहा है। तो अब अगर हम 11th क्लास में फिजिक्स थोड़ा ध्यान से पढ़ के आए होंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे बेटा ट्रेवल करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा होगा उस पर? दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ध्यान से देखिए। एक फोर्स लग रहा होगा इधर इन दोनों के बीच में, किसका? अट्रैक्शन वाला, ठीक है, जिसे Fq कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा। और एक फोर्स और लग रहा होगा बेटा जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये mv² अपॉन r कह सकते हैं, या इसको Fc मान लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे तो अंदर की तरफ लगता है, लेकिन मैंने यहाँ बाहर की तरफ क्यों लिया? अगर आप चाहते हैं कि -q1 चार्ज इस सर्कुलर ट्रैक पे बना रहे तो जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगे। ये प्लस में है और वो माइनस का है,
तो यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ तो अट्रैक्शन ही होगा, यानी वो अंदर की तरफ ही लग रहा होगा। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ का ही कंसीडर करूंगा तो ये जो -q चार्ज है वो एक टाइम के बाद Q2 पर आकर के रुक जाएगा, यानी कि वो रिवॉल्व नहीं करेगा। तो हमने क्या माना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, आउटवर्ड्स लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस रहें तो हमारा पार्टिकल इस पर रिवॉल्व करता ही रहेगा, ठीक है। तो इन नॉर्मल कंडीशन में क्या है बेटा कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² लगा है बेटा, और एक लग रहा है इसमें FC जिस सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, दैट इज mv² अपॉन r लग रहा है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, mv² अपॉन r। और ये देखिए ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ के देखिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ -q1 अलोंग अबाउट Q2, यानी हमें टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से है, गिवन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट सब कुछ करना है, ठीक है। तो देखिए अगर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे, जिसमें इक्विलिब्रियम है, तो दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम जो FQ है दैट शुड बी इक्वल टू FC, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहां से एक r से एक r बेटा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। जो बचा उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, v का वैल्यू निकाल लेंगे। v, ये जो v देख रहे हो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा यहां से v का वैल्यू, आप अगर ध्यान से देखें तो v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन ये m और r एक साथ रख देंगे। हमें v का वैल्यू निकालना है, तो यहां से v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई mr, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये वेलोसिटी है। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ध्यान से देखते रहेंगे इस चीज को आप। नाउ टाइम पीरियड यानी हमें टाइम निकालना है, ठीक। तो टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो होगा। आपके इस पार्टिकल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर आप कर रहे हैं, 2πr, जो इसका सरकमफेरेंस है वही तो कवर करेंगे आप। और इस दौरान आपकी स्पीड क्या होगी, लेट दिस बी v, इसकी वेलोसिटी v होगी। अब हमारे पास देखिए बेटा v का वैल्यू है, इस वैल्यू को ला करके हम यहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को यहां पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, t इक्वल्स टू 2πr इंटू ये जो 1/v है, मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं नीचे इस जगह। तो क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिखें जरा, ठीक है। ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 mr। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहां जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहां देखते हैं इस चीज को, देखते हैं इस चीज को आगे फटाफट। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 2πr इंटू ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4πε0 m इंटू r, अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट Q1 Q2 रहेगा। चाहे तो इसको यही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अंदर जब शिफ्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर जाएगा अंदर, 4 बनेगा, 4 4 जा 16 बन जाएगा। बल्कि मैं आपको लिख के दिखाता हूं पूरा, 4πε0 mr इंटू, जब ये टर्म्स पूरी अंदर जाएंगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये भी हो जाएगा r स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा आपके पास, Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, तो पाई क्यूब हो जाएगा। r यहां पर भी है, r यहां पर भी है, तो ये r क्यूब बन जाएगा। बचा क्या आपके पास, ε0 और m, और इसको कंप्लीट रूट के अंदर करके आप Q1 Q2 भी कर सकते हैं। तो ये है बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, किसके लिए, जब -Q1 Q2 के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, और उसका पाथ कितना होगा, रेडियस कितना होगा, स्मॉल r होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी हमारा कूलम्ब्स लॉ का जो
न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट था बेटा, अभी हम वो ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर क्लास 12 का पूरा का 9 से 12 तक पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।